विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की चीन यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की। चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर गए ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका की नीतियों और मनमानी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि हम अमेरिकी दादागिरी के विरुद्ध ईरान की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा का समर्थन करते रहेंगे। चीन के सरकारी टीवी पर जारी जिनपिंग के बयान में कहा गया है कि चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में ईरान का समर्थन करता है और अमेरिका के एक तरफा फैसलों और मनमाने रवैये को कबूल नहीं किया जा सकता। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान का समर्थन जारी रखने का वादा किया है। बता दें कि पश्चिमी जगत और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने उसूलों और सिद्धांतों पर अड़े रहने और अपने परमाणु कार्यक्रम के कारण ईरान को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से लगाई गई पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका के विरुद्ध खड़े चीन और रूस जैसे देशों से ईरान अच्छे रिश्ते बढ़ा रहा है। हालिया कुछ वर्षों में चीन और ईरान ने रूस के साथ खुद को अमेरिकी शक्ति के खिलाफ खड़ी ताकतों के रूप में दर्शाया है। चीन ने जहां एक तरफ ईरान को समर्थन देने का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। चीनी सरकार ने ऐलान किया है कि जिनपिंग और रईसी ने व्यापार और पर्यटन सहित 20 सहयोग समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान और बीजिंग ने संकट प्रबंधन, पर्यटन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एग्रीकल्चर, निर्यात, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, खेल और सांस्कृतिक विरासत सहित अलग अलग मैदानों में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कम से कम 20 समझौतों पर दस्तखत किए। गौरतलब है कि तेहरान से बीजिंग के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षवाद से लड़ने को लेकर समान विचार रखते हैं। अगली खबर में बात करेंगे ज़लज़ले के बाद तबाह हुए सीरिया की मदद के लिए यूएनओ की अपील के बारे में। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी ज़लज़ले के बाद जहां एक तरफ तुर्की के लिए दुनिया भर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़े, वहीं सीरिया पर लगे अमेरिका के गैर कानूनी और अमानवीय प्रतिबंधों के कारण इस देश के मजलूमों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। सीरिया के गंभीर हालात को देखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेश ने गैर मामूली अपील करते हुए कहा है कि हम अगले 3 महीने के लिए सीरिया के ज़लज़ला पीड़ितों के लिए $400 मिलियन जमा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए भी जल्द ही ऐसी अपील करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी ने यूएनओ के सभी मेंबर्स देशों से अपील करते हुए कहा कि वो युद्धग्रस्त इस देश के 50 लाख ज़लज़ला पीड़ितों की इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जमा किए जा रहे इस फौरी फंड में भरपूर माली मदद करें। हम इस फंड का इस्तेमाल भूकंप पीड़ितों को खाना और हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए करेंगे। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि भूकंप पीड़ितों को बहुत सी ज़रूरतें हैं। हम सब जानते हैं कि ये मदद लोगों की जान बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है और ये आराम से और जल्दी नहीं मिलने वाली। ज़लज़ला आए हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी पीड़ित लोगों के लिए सर छुपाने की किसी जगह का इंतज़ाम नहीं हो सका। वो इस सर्दी और बर्फबारी में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। गुटेरेश ने सीरिया के खिलाफ अमेरिका की अमानवीय पाबंदियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ज़लज़ला पीड़ितों की मुश्किलें जल्द ही ख़त्म होना चाहिए। रुकावटों और पाबंदियों के सबब ज़लज़ले का शिकार लोगों को मुश्किलें बढ़नी नहीं चाहिए। भूकंप पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए सभी रास्ते खुले हों और बिना किसी रोक टोक के उन तक मदद पहुंचना चाहिए। गौरतलब है कि यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का ये बयान उस समय सामने आया है जब ज़लज़ले के एक हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र का पहला दल भूकंप से हुए नुकसान का जायज़ा लेने के लिए सीरिया पहुंचा, और वो भी आतंकियों के कब्जे वाले इलाके में। यूएनओ का ये दल तुर्की के रास्ते से इदलिब पहुंचा और वहां से सरमदा भी गया। अगली खबर में तुर्की यात्रा पर गए ज़ायोनी विदेश मंत्री और अर्दोगान की इसराइल नवाजी की बात करेंगे। सीरिया और तुर्की में आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद कतर नरेश पहले विदेशी नेता थे जो तुर्की की यात्रा पर गए। देश में आए विनाशकारी ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा को अंकारा ने रद्द कर दिया था। कतर नरेश के बाद अब इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन तुर्की पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात की। इसराइली मीडिया ने एली कोहेन की तुर्की यात्रा की तफसील देते हुए कहा कि कोहेन ने अंकारा में अपने समकक्ष मौलूद चावुशोगलू से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात की। इन मुलाकातों में दोनों देशों के मधुर रिश्तों और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
कान टेलीविज़न की रिपोर्ट के अनुसार अर्दोगान ने कोहेन से मुलाकात करते हुए कहा कि हम इसराइल से यूरोप को गैस पहुंचाने की योजना में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान और ओगलू समेत तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि हम इसराइल का सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास संसाधन हैं। हम इसराइल से यूरोप को गैस सप्लाई करने की तल अवीव की योजना में मदद कर सकते हैं। ज़ायोनी मीडिया की माने तो एली कोहेन ने भी इस बारे में तुर्की को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंकारा को इंतजार की सूली पर ज़रूर लटका दिया कि तल अवीव इस बारे में विचार करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की पिछले काफ़ी समय से इसराइल और यूरोप के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। पूर्व ज़ायोनी प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के कार्यकाल में भी तुर्की ने इस योजना से जुड़ने के लिए प्रयास किए, लेकिन अभी तक तुर्की इस मामले में खुलकर बोलने से बचता आया था, लेकिन अब वो खुलकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहता है। इसराइल में सत्ता बदलने और नेतन्याहू की वापसी के साथ ही तुर्की ने एक बार फिर कोशिशें तेज कर दी कि शायद नेतन्याहू इसराइल के आंतरिक मामलों में अपनी डमाडोल हालत को कुछ संभालने के लिए ऐसे किसी समझौते को मंजूरी दे दें। एली कोहेन की तुर्की यात्रा से पहले भी तुर्की की ओर से और खासकर अर्दोगान खुद इस गैस प्रोजेक्ट में इसराइल के साथ काम करने की इच्छा जता चुके हैं। तुर्की में आए विनाशकारी जलजले के बाद कल ही कोहेन तुर्की पहुंचे हैं। बात करें तुर्की और सीरिया में आए जलजले में मरने वाले लोगों की, तो अब तक इस जलजले के कारण मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 40,000 से अधिक हो गई है। अगली खबर यमन में अमेरिका की बढ़ती साजिशों को लेकर है। अमेरिका और साम्राज्यवादी धड़े के इशारों पर यमन के खिलाफ लगभग पिछले 8 वर्षों से युद्ध छेड़ने वाला सऊदी अरब जहां एक तरफ इस युद्ध की दलदल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, वहीं अमेरिका ने सीरिया और इराक में आतंकी संगठनों की जगह खुद लेने के फैसले की तरह यहां भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दिया है। यमन सरकार और लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह ने कहा है कि यमन युद्ध की आग को फिर से भड़काने के लिए अमेरिका साजिशें रच रहा है और उसकी ओर से यमन के लिए जा रहे हथियारों की खेप पकड़ने की बातें भी सिर्फ अफवाह और दुष्प्रचार है। अंसारुल्लाह की पॉलिटिकल ब्यूरो के सीनियर मेंबर अली अल कहूम ने कहा कि यमन के लिए भेजी जा रही हथियारों की खेप पकड़ने के अमेरिकी दावे झूठे और मनगढ़ंत है। ये यमन के खिलाफ अतिक्रमणकारी सऊदी अमेरिकी गठबंधन के हमले हमारी जनता और देश के खिलाफ साजिशें और अमानवीय अपराध जारी रखने के लिए सिर्फ बहानेबाजी है। उन्होंने कहा कि यमन को हथियार भेजने के दावे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अमेरिका यमन के खिलाफ ये जंग रुकने नहीं देना चाहता। वो यमन को ऐसे ही मुश्किलात में डालकर मानवीय संकट को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका की ये हरकतें उसके उन दावों की पोल खोलने के लिए भी काफ़ी हैं जो वो यहाँ सुलह और शांति स्थापित करने के बारे में करता रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब की जिल्लत और युद्ध की इस दलदल में फंसने के बाद खुद युद्ध की कमान संभाल ली है और वो यमन में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने में जुटा हुआ है। अली अल कहूम ने कहा कि अमेरिका यमन के खिलाफ जंग की आग भड़काने और इस देश की नाकाबंदी और तंग करने के लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वो यमन के साहिली शहरों में अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगा है और बाबुल मंदब, अल मोहरा और हजरमूत जैसे इलाकों में अपने फौजी अड्डे बना रहा है। यमन के इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अतिक्रमणकारी गठबंधन के कब्जे वाले इलाकों में वहाबी आतंकियों और खासकर आतंकी संगठन अल-कायदा और ISIS को मजबूत कर रहा है। हमारा आज का बुलेटिन यही खत्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।